वेलकम टू लेट्स हिस्ट्री विद रियल। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता रहा था। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं बता रहा था, तो उसी बीच में वीडियो कट हो गया। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन का स्टेटमेंट और क्लोसियस के स्टेटमेंट के बारे में बताया था। तो मैं क्लोसियस का स्टेटमेंट जब आपको बता रहा था तो वीडियो कट हो गया, तो मैं आपको वहीं से क्लोसियस के स्टेटमेंट से जोड़ता हूँ। तो क्लोसियस का स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा समझते हैं इस चीज़ को। पहले तो चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये क्लोसियस का स्टेटमेंट वो किसके लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिए, क्लोसियस का स्टेटमेंट हीट पंप और किसके लिए दिया गया है, रेफ्रिजरेटर के लिए दिया गया है, यानी कि फ्रिज के लिए दिया गया है। अब देखिएगा ये स्टेटमेंट क्या है। तो ये स्टेटमेंट ये है कि अगर आप किसी भी जगह पर टेम्परेचर का फ्लो कराते हैं तो हमेशा वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर सामान्य रूप से देखा जाए तो हॉट टू कोल्ड की तरफ होता है, लेकिन ये सामान्य तरीके से होता है। सामान्य जो आपका रेगुलर तरीके से जिसको बोल सकते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है इसका, जिससे ये फॉलो होता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर हॉट से अगर आपको टेम्परेचर कोल्ड, यानी कि आपको कोल्ड टू हॉट देखो, हॉट टू कोल्ड तो होता ही होता है, लेकिन आपको कोल्ड से हॉट की तरफ कराना है। तो ये तभी संभव है जब आपके पास कोई एक्सटर्नल डिवाइस होनी चाहिए। यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के यूज किए आप कभी भी कोल्ड टेम्परेचर से हॉट टेम्परेचर की तरफ आप कभी भी आप एनर्जी का ट्रांसफ़र या हीट का ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं क्लोसियस का स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे ना, तो ये रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर के आप पीछे की तरफ देखिएगा तो वहाँ पर एक पंप लगा होता है, जो आप देखते हैं। आप वहाँ पर पंप लगा होता है, वही क्या करता है, एक तरीके से यहाँ की जो भी उसके अंदर जितना भी फ्रिज है आपका, उसके अंदर से जितनी भी हीट है उसको लेता है और बाहर की तरफ हमेशा फेंकता है। इसलिए आपने देखा होगा पीछे की तरफ हमेशा उसमें फ्रिंजेस लगी होती हैं, जो पत्ती टाइप की होती हैं, इस तरह से होती हैं। देखिएगा इस तरह से रहती हैं। अगर आप देखेंगे इस तरह से, इनको बोलता है फिंज। क्या बोलते हैं? फिंज बोला जाता है। और ये लगी रहती हैं, और ये क्या करती हैं, हीट को ट्रांसफ़र करती हैं कहाँ पर, आपके इन्वायरमेंट में। तो इस प्रकार से ये थर्ड लॉ, ये भी जो भी था ना, उसमें गति का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम चलते हैं एक और नियम पर, जो है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है, इसको जरा समझिए। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ पदार्थ को आप कभी भी 0 डिग्री केल्विन या फिर परम शून्य ताप पर कभी भी नहीं ले जा सकते। यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी पदार्थ को आप कभी भी 0 डिग्री केल्विन पर, यानी परम शून्य ताप जिसको कहा जाता है, उस पर नहीं ले जा सकते। यानी कि ये कह रहा है कि जो आपने पढ़ा होगा एक शब्द एंट्रोपी, क्या पढ़ा होगा आपने, एक शब्द पढ़ा होगा एंट्रोपी। वो ये कहता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी को कभी आप शून्य नहीं कर सकते हैं। यानी एंट्रोपी को अगर आप शून्य करना है तो ऐसा कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप एंट्रोपी को शून्य कर पाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये एंट्रोपी क्या होती है। सबसे बड़ी चीज़, जब तक आपको एंट्रोपी नहीं पता होगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एंट्रोपी को कहते हैं रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो पदार्थ की जिगजैग वे में गति होती है ना, उसको ही क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करता है, एंट्रोपी के बारे में बात करता है। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट लॉ,
जो जीरो लॉ था, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिटेल से बताया, और आप इसको देखिएगा वीडियो को पूरा। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एक अगले टॉपिक की, जहां से बहुत ही बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो जहां से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और जहां से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराऊंगा। आप देखेंगे जो आपका सेशन होगा जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन लाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ और भी देखते हैं, तो कुछ और में मैं आपको बताता हूँ। आपने अभी शब्द मैंने बताया था परम शून्य ताप, परम शून्य ताप के बारे में बताया था। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, परम शून्य ताप वह टेम्परेचर होता है, यानी कि वह टेम्परेचर जहाँ पर जो है ना आपका तापमान 0 डिग्री केल्विन होना चाहिए, यानी कि वह तापमान, यानी दैट पॉइंट एट विच टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन, या आप बोल सकते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यह तापमान जो होगा ना उसको हम बोलते हैं परम शून्य तापमान। ठीक है, क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए परम शून्य तापमान होता क्या है, जहाँ पर अणुओं की गति, लगभग शून्य हो जाती है, यानी कि वह तापमान जहाँ पर अणुओं की गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। या आप बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है ना आपकी, काइनेटिक एनर्जी है, वो आपकी वहाँ पर क्या हो जाती है, लगभग शून्य हो जाती है। एग्जैक्ट शून्य नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि परम शून्य ताप में आप कितना भी ठंडा कर लीजिएगा, लेकिन उसके अणुओं को जो मूवमेंट है ना वो कभी भी आप बंद नहीं करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लगभग शून्य हो जाती है, कहाँ पर, परम शून्य ताप पर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछते भी दिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगले टर्म पे चलते हैं। अगला टर्म है आपका गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा, या इंग्लिश में इसको लेटेंट हीट बोल देते हैं। तो ये गुप्त ऊष्मा क्या है, आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए, ये क्या है, गुप्त है। यानी कि ऐसी ऊष्मा जो किसी भी पदार्थ को दी जाए और वो क्या करे, अपना या तो टेम्परेचर बढ़ा दे, और या फिर वो क्या करे, अपनी स्टेट में परिवर्तन कर दे, लेकिन वो आपको मालूम ही नहीं पड़े। इस प्रकार की ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए समझिएगा, मान के चलिए ये कोई आपने बर्फ का पोट लिया जिसमें बर्फ भरी हुई है ऊपर तक, इसमें बर्फ भरी हुई है। अब आपने यहाँ पर इसके नीचे गर्म करना शुरू किया। अब ये क्या करेगा, अगर बर्फ़ है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कमी होगी। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगी, कमी होने वाली है। तो अब आप इसको ऊष्मा तो दे रहे हैं, लेकिन ये क्या होगा, जब तक पूरी बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव नहीं पहुंच जाएगी, यानी कि 1 डिग्री, जीरो से कुछ भी आगे बढ़ जाएगी, तभी ये वाटर में कन्वर्ट होगी। यानी कि जो आप इसको हीट दे रहे हैं ना, वो किस में खर्च हो गई, वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में ख़त्म हो गई। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने में जब ख़त्म हो गई ना, तो ये हीट आपकी कहाँ गई, टेम्परेचर इंक्रीज करने में। और टेम्परेचर इंक्रीज करने में आपको वाटर गर्म नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, थोड़ी समय बाद जब 0 डिग्री के आगे पहुँचेगा ना, तो ये क्या करेगा, इसको स्टेट परिवर्तन करा देगा। तो ऐसी हीट जो आपने दी है, वो क्या करे, आपका या तो उसका तापमान बढ़ाए या इस स्टेट को चेंज करने में प्रयोग हो जाए, तो उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, उसी प्रकार से आप समझते होंगे, अगर वाटर है ना, वाटर को आप क्या करेंगे, जब ये वाटर है, वाटर को आप गर्म करें, और वाटर को गर्म करने पे क्या होगा कि अगर ये मान के चलिए 0 डिग्री से एबव है, और ये जब तक आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म पहुंचा देंगे, उसके बाद ही इसकी स्टेट चेंज होगी। यानी कि इससे पहले जितनी भी आपने एनर्जी इसको दी, वो क्या किया, अपने टेम्परेचर को बढ़ाया। क्या किया, आपने
टेम्परेचर को बढ़ाया, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए क्या किया इसने सिर्फ अपने टेम्परेचर को बढ़ाया और इसका इफेक्ट आपको एक तरीके से सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीजमेंट के रूप में दिखा, तो इसको को कहते हैं गुप्त ऊष्मा ही कहा जाता है। चलिए इसके बाद अभी यहाँ पर यह पूछ दिया जाता है कि वाष्प जलना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है? जिस बार आप जल से जल जाते हैं उबलते हुए पानी से, या आप वाष्प जलते हैं तो वो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। वो क्यों होता है? उसमें क्या पाया जाता है? आपकी गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद मैं बात करूँगा मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी कि इसको बोला जाता है एक तरीके से मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को बोला जाता है कि ऊर्जा संचरित करने की विधियाँ, यानी कि ऊष्मा जो है ना कितने प्रकार से संचरित होती है, तो इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ऊष्मा संचरित करने की हमारे पास 3 विधियाँ हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या है वो विधियाँ? पहली विधि है वो है चालन। कौन सी विधि है? चालन, संवहन, और अगली विधि है विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इसको बोला जाता है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब समझिएगा चालन, संवहन और विकिरण होता क्या है। ये तीनों की तीनों विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक मैंने जितने भी पीछे लेक्चर बनाए हैं ना, वो वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ चालन क्या होता है। देखिए चालन में आपने पढ़ा होगा इस तरह से कि जब भी आप कहीं पर जाते हैं ना, तो आप एक लोहे की रॉड ले लें और एक लकड़ी की कोई भी लकड़ी ले लें और दोनों को अगर बाहर एनवायरनमेंट में डाल दें सर्दियों के दिन में, अब उसको हम उठा के देखते हैं तो होता क्या है, हमको लोहे की रॉड अधिक ठंडी फील होती है कंपेयर टू लकड़ी के। अब ये क्या है तो इसको समझते हैं। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि हमेशा टेम्परेचर का फ्लो जो होता है वो हॉट टू कोल्ड की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, हॉट टू कोल्ड की तरफ जो फ्लो होता है, अब इसको मैं मिटाता हूँ, एक एक को समझाता हूँ। पहले हॉट टू कोल्ड की तरफ अगर फ्लो होता है तो जब भी आपने ये मान के चलिए रॉड है, इसकी किसकी बनी है, ये लोहे की है या किसी मेटल की है, तो ये क्या करेंगे, जब भी आप जाएंगे तो इसको आप पकड़ेंगे। मान के चलिए आपने इस हैंड में से आपने इसको पकड़ लिया है। अब आपने जब इसको पकड़ा है ना, तो क्या करेगा, आपका जो हाथ है ना, आपका जो हाथ है वो आपका किस पे है, हाई टेम्परेचर है, यानी कि आपके हैंड का हाई टेम्परेचर है, हैंड का। और जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये रॉड है, रॉड का टेम्परेचर क्या है, लो है। टेम्परेचर क्या है, लो है। तो अब क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था हॉट टू कोल्ड की तरफ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो ये क्या करेगी, इधर की तरफ आपकी एनर्जी का ट्रांसफ़र करने लगेगी। और आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ना रॉड जो है ना, एक तरीके से लोहा मेटल है, वो क्या है, एक चालक होती है। अब ये चालक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो एनर्जी का ट्रांसफ़र करा दे, यानी कि जो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र करा दे वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। थोड़ा समझिएगा, चालक, ठीक है, कुचालक, कुचालक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कराता है वो क्या कहलाता है, कुचालक पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी को मान लीजिएगा, पेपर को मान लीजिएगा, ये सारे क्या है आपके, प्लास्टिक को मान लीजिएगा, ये क्या है आपके कुचालक ही है। थर्ड होता है अर्धचालक।
चालक, जिसमें आप सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बात करेंगे। यानी कि अर्धचालक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, एक सर्टेन टेम्परेचर तक वो क्या करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जब वो टेम्परेचर आपका उसको मिल जाता है जितना उसको चाहिए, उसके बाद वो क्या करता है, एक चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका मोस्टली होता है। और ये हमेशा सौर पैनल को बनाने के लिए यूज होता है, जहाँ पर आपकी छतों पर रखा होता है, जो आजकल अर्धचालक का ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। तो देखिएगा, मैं आपको चालन बता रहा था, तो चालन में क्या होगा, आपको इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ चालन के बारे में। देखिए, चालन हमेशा जो भी होगा ना, चालन हमेशा इसके लिए एक तो माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, माध्यम यानी कि मीडियम की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। और ये हमेशा ये जो है ना, ये सीधी व टेढ़ी, सीधी व टेढ़ी दोनों तरफ मूवमेंट कर सकता है, एनर्जी का फ्लो करा सकता है, सीधी डायरेक्शन में भी टेढ़ी डायरेक्शन में भी, जिग वे में जिसको बोल सकते हैं। माध्यम की आवश्यकता है ही है, सीधी। और यहाँ पर क्या होता है, अणु गति नहीं करते हैं, जो भी अणु गति नहीं करते। यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं जितने भी अणु आपके हैं ना, वो कभी भी मोशन में नहीं आते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स रह के क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र कराते हैं। देखिए ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। मान के चलिए ये आपका कोई भी मेटल का बना हुआ, कोई भी मेटल है। अभी क्या करेगा, ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। देखिए ये मेटल क्या यहाँ पर क्या करेगी, ये मेटल क्या करेगी, अगर मैं यहाँ से इसको गर्म करना शुरू करता हूँ, यहाँ से इसको मैं गर्म करना शुरू करता हूँ, क्या करेगा, ये एनर्जी लेगा, इसके बाद इसमें कराएगा फ्लो, इसमें कराएगा, इसमें कराएगा, इसमें कराएगा, इसमें भी करा सकता है, और ये इसमें कराएगा, ये इसमें कराएगा। इसका मतलब क्या है, एनर्जी का फ्लो होता है ना, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ना, वो कभी भी मूवमेंट नहीं करता है। सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं, ये क्या करता है, एक वाइब्रेशन करता है। क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। क्या यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, हिलता रहता है जिस तरीके से, और ये क्या करता है, इधर से उधर एनर्जी का ट्रांसफ़र करा देता है। तो यहाँ पर माध्यम की ज़रूरत है, सीधी रेखा में गति होती है, सीधी व टेढ़ी रेखा में गति होती है, अणु कभी गति नहीं करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, वो एक प्रकार से ऊष्मा संचरण करने की एक धीमी विधि है। कौन सी है, एक धीमी विधि है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ज़रा उसको समझते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल आपको क्या मिलेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल तो आपको बता दिया था, लोहा व लकड़ी गर्म ठंडा। दूसरा यहाँ से पूछा जाता है कि धातु की केतली में, धातु के प्याले में चाय पीना कठिन व मिट्टी के प्याले में आसान। यानी कि यहाँ पे जो पूछा, यहाँ पे क्या बताया गया कि धातु का जो प्याला होता है, उसमें आप क्या करते हैं कि चाय को, धातु के प्याले में चाय जो है ना पीना आपके लिए कठिन होता है, जबकि यहाँ पर मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है। मैंने आंसर आपको बता दिया, क्योंकि एनर्जी आपके ओंठों से बाहर की तरफ जाने लगती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है एस्कीमो वो जो है ना क्या करते हैं, अपने घर जो है ना, घर दोहरी दीवारों से बनाते हैं। ठीक है, अब ये समझिएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या हो जाती है, एयर आ जाती है, और एयर क्या करती है, हमेशा एक तरीके से आपका कुचालक के रूप में व्यवहार करती है। तो ये चालन का संपूर्ण आपका जितना भी पूछा जाता क्वेश्चन हो रहा। और इससे जो भी मैंने बताया था थ्योरी, तो थ्योरी को भी याद करिएगा। और ये हमेशा जो है ना कहाँ पर होता है, चालन कहाँ पर होता है, चालन मोस्टली ठोस में ही होता है।
चलन मोस्टली किस में होता है, ठोस में ही होता है, इसको आप याद रखिएगा। अब आप कहेंगे द्रव में नहीं होता, क्या होता है, लेकिन ठोस में ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। चलन के बाद अगला जो है आपका वो है, चलन के बाद संवहन। क्या है, संवहन। अब देखिए संवहन में क्या होता है, संवहन में उदाहरण के लिए आप यहाँ पर पानी लें और पानी को जब आप गर्म करना शुरू कर देते हैं, पानी को जब आप गर्म करना शुरू कर देते हैं तो ये हवा वाला जैसे ही मॉलिक्यूल गर्म होता है वो उठ के भाग के यहाँ पर आ जाता है, ये उठ के भाग कर यहाँ पर आ गया और इसके स्थान ऊपर से नीचे वाला लेना शुरू कर देता है इस तरह से। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे की तरफ जिसने एनर्जी ली है वो क्या करता है, एनर्जी लेने के बाद हल्का हो जाता है और हल्का होने के बाद भारी वाले को स्थान दे देता है। तो यहाँ पर संवहन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें माध्यम की आवश्यकता है, मीडियम चाहिए। दूसरा, जो आपका जिग वे में भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। थर्ड, ये एक प्रकार से धीमी विधि है। कैसी विधि है, धीमी विधि है एनर्जी ट्रांसफ़र करने की। और धीमी विधि के साथ ये हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा द्रवों में यूज की जाती है। किस में यूज की जाती है, द्रवों में यूज की जाती है। और इसमें जो है ना अणु जो है ना, अणुओं में गति होती है। आप देख रहे हो एग्जाम्पल में जो मैंने उदाहरण दिया आपको, इसमें आपको अणुओं की गति भी आपको दिखाई पड़ रही होगी। चलिए इसके बाद चलते हैं हम एक अगले, इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं, जरा इस क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेटर पेटिका होती है, पेटिका ऊपर क्यों लगाई जाती है। यानी कि रेफ्रिजरेटर फ्रीजर पेटिका जो होती है ना वो ऊपर क्यों लगाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर रेफ्रिजरेटर पेटिका ऊपर क्यों लगाई जाती है, आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, जब हवा ठंडी होती है तो हवा ठंडी होने पे क्या करती है, नीचे की तरफ बैठती है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, ऊपर की तरफ जब ठंडा उड़ता है ना वो क्या किया, नीचे की तरफ आ गया और नीचे वाला क्या किया, गर्म होकर ऊपर की तरफ पहुंच गया, यानी लो वेट के कारण। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में अगर ऊपर की तरफ लगा होगा रेफ्रिजरेटर पेटिका, तो नीचे की तरफ क्या होगा, आपकी हवाएं क्या करेगी, ठंडी होने पे नीचे की तरफ बैठेगी, इसलिए नीचे की जो वस्तु रखी होती है ना वो आसानी से ठंडी हो जाती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो पूछा जाता है बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैसों को क्यों भरा जाता है। तो समझ लीजिएगा, ये भी जो है ना संवहन का एक उदाहरण है, इसको आप समझ सकते हैं आसानी तरीके से। चलिए अब अगले इस पे चलते हैं। अब यहाँ पर अगला है विकिरण। अब देखिए पहली चीज, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी चीज, हमेशा सीधी रेखा में गति होती है, सीधी रेखा में गति होती है। किस में होती है, हमेशा सीधी रेखा में गति होती है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको चालन और संवहन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें माध्यम के मध्य में जो भी कण रखा होता है वो भी गर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कभी भी माध्यम में रखे कण को या ऑब्जेक्ट को गर्म नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये माध्यम में रखे हुए किसी भी कण को कभी भी गर्म नहीं करता है और माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है और सीधी रेखा में हमेशा गति होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा किस में होता है, ये प्रोसेस गैसों में पाया जाता है, यानी ये प्रोसेस आपका गैसों में ही मोस्टली मिलता है। अब देखिएगा
चालन सब मैंने आपको विकर्ण को मैंने आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ से मैंने क्वेश्चन ही बताए थे, तो अब मैं विकर्ण के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो बताता हूँ कि विकर्ण के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन अभी आप तक पूछे गए हैं। चलिए विकर्ण के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको मैं पढ़ाता हूँ। देखिएगा, विकर्ण के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए वो पूछा गया है, चाय की केतली जो है ना, चाय की केतली चमकदार क्यों बनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, चाय की केतली चमकदार बनाने के पीछे कारण क्या है कि ना तो ये एनर्जी की बाहर की अंदर की तरफ लेगी और ना ही बाहर की अंदर से बाहर की तरफ जाने देगी। और ये क्या करेगी, जो भी बाहर का टेम्परेचर होगा ना उसको एक तरीके से परावर्तित कर देगी, यानी कि बाहर के बाहर को रखेगी। इसलिए जो है ना चाय की केतली को हमेशा चमकदार बनाया जाता है। एक शब्द आता है यहाँ पर चमकदार के लिए, ऊष्मा अवशोषण, यानी ऊष्मा का अवशोषण कैसे होता है। तो हमेशा जो सतह खुरदरी होती है, हमेशा जो सतह खुरदरी होती हैं वो ऊष्मा का अवशोषण अच्छी तरीके से कर लेती हैं, और जो सतह काली होती हैं वो भी ऊष्मा का अवशोषण अच्छी तरीके से कर लेती हैं। तो अगर सतह चिकनी होगी और चमकदार होगी तो क्या करेगी, उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का कर देगी। अगला जो क्वेश्चन, अगला जो पूछा जाता है आपको, अगला पूछा जाता है रेगिस्तान में गर्म जो है ना रात, रेगिस्तान में जो है ना, रेगिस्तान दिन में गर्म व रात में ठंडा। रेगिस्तान जो है ना दिन में गर्म और रात में ठंडा क्यों हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी क्या किया, दिन में आई, अवशोषित कर ली गई और क्या हुआ, बाहर की तरफ फेंकते रहते हैं। तो